ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। वो क्या रहता है कि जो सब्जेक्टिव टाइप है, जो लास्ट वाले 10-10 नंबर के क्वेश्चंस है ना, ठीक है ना, यस सर। वो पहले करने चाहिए। उससे क्या रहता है कि जो आपको, क्योंकि उसमें से एक आध क्वेश्चन तो जरूर आपको अच्छा आता ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 नंबर का है, यस उसमें आप अच्छी तरह से उसको अटेम्प्ट करो। और एक चीज़ मैं बताऊं, जो वो पूछते हैं, जैसे मैंने अभी आपके ये एमएसटी चेक किए हैं, तो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, सिर्फ उसी का रिप्लाई देना है। ज्यादा दोगे तो वो समझता है कि ये तो बस ऐसे इसने कुछ रट्टा बट्टा लगाया, या कोई नकल मार के कुछ लिख दिया है, ठीक है ना। वो नहीं करना, जो स्पेसिफिक पूछा जाता है वही आपको लिखना है। यस वो ज्यादा उन्होंने पूछा नहीं होता ऐसे। अगर आप देखो तो बहुत टू दी पॉइंट ही क्वेश्चन को अगर डीपली स्टडी करो तो बहुत कम उसमें लिखने को कहा होता है उन्होंने। लेकिन अगर आप टू दी पॉइंट लिखते हो तो उसके हर एक के मार्क्स हैं। तो वो आपको मतलब यस अच्छे, अगर एक इम्प्रेशन बैठ जाता है कि इसने देखो जो चीज़ पूछी है, एक तो वो लिखी है और दूसरा टू दी पॉइंट है और ज्यादा नहीं लिखा और ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहा है, और एक आपका इंप्रेशन बैठ जाता है। फिर जैसे अगर आपको सपोज कर लो, ये जो 2 नंबर वाले हैं ना, ये क्या होता है कि इसमें ज्यादा तो लिखना नहीं होता। कई बार आप उसी में टाइम अपना बड़ा वेस्ट कर जाते हो, 2 नंबर स्टार्ट कर देते हो उसको लिखना, ठीक है ना। जो आपको आता यस है उसको बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर देते हैं, तो उसको लास्ट में रखो, ठीक है ना। सबसे लास्ट में यस आपको फिर वो याद भी आ जाएंगी, अगर कोई टर्म याद नहीं ना आ रही, जब आप पेपर कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको आ जाता है। और उसमें जरूर एक आधी लाइन जरूर लिखो। अगर नहीं भी आता तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसा लिखो कि जैसे कुछ भी जो आपको आता है, लेकिन गलत नहीं लिखना कुछ भी। तो यस एक सर। है कि पहले 10 नंबर वाले करो, क्योंकि आपके वो 20 नंबर है, तो 20 में से आपके 16, 17, 18 नंबर तो आए, ठीक है ना। और फिर जो 5-5 यस नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो करो। लेकिन ख्याल ये रखो कि टाइम को डिवाइड कर लो। जो पहले दो है बेशक उसमें ज़्यादा टाइम लगा लो, लेकिन जो बी क्वेश्चन है उसमें फिर कम लगाओ, उसमें टाइम देख लो फिर आगे, क्योंकि वो 10 होती हैं जो टर्म्स, जो ए नंबर में। तो उसको जो 2 नंबर है उसको उसके हिसाब से लिखना है। 2 नंबर में उसने कोई ज़्यादा नहीं पूछा होता, लेकिन आप वो ज़्यादा लिखते हो। लेकिन उसको अटेम्प्ट फुल करो पेपर को। कई बार होता है कि ओके कई सर। चीज ऐसी नहीं आती, चलो वो अलग बात है, लेकिन चीज को समझो जरूर कि मैं क्या वो पूछ रहा है। उसको इर्द गिर्द लिखोगे ना, तो पेपर देता हूँ तो मैं आपको बता, वो कह रहा है आप क्या लिख दोगे उसमें, तो वो चीज गलत है, ठीक है ना। एक तो मैंने ये आपको बताना था कि एक और ये प्रैक्टिकल्स की जो कॉपीज हैं ये अपनी रेडी कर दो। मैंने चाहे डेट्स आपको भेजी हुई हैं सब, किस किस डेट को यस सर। कौन कौन सा है। मैनुअल भी आपके पास में है, क्योंकि लास्ट में फिर टाइम कम रह जाता है, सभी सब्जेक्ट्स की बनानी है ना आपको। तो क्या यस एक सर। मोड रहेगा कि कैसे रहेगा प्रैक्टिकल्स, तो वो है। और दूसरा ये है कि अभी जैसे आपके पास तो टाइम है अभी, 22 तक शायद क्लासेस चलनी है। तो उसमें अगर आपको कोई भी आप में अगर मैंने बोला था कि आपको कोई टॉपिक लगता है कि उस पर कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है, फर्दर उसमें कुछ समझना अंडरस्टैंड करना है, तो वो मेरे को आप बता दो करो व्हाट्सएप पे। तो हम उसको, जब भी ये पीरियड आता है जहाँ आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ओ ग्रेड आपका एक जो होता है ना एक्सलेंट, एक्सलेंट यस मीन्स सर। 90% से आपके अबव मार्क्स आए सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो आप ये यस सर। करके चलो कि 90%, क्योंकि मैंने पेपर जो आपके कई यूनिवर्सिटी ने टॉप किया हुआ है ना, तो वो उनके यस पेपर्स मैंने देखे हुए हैं। मैंने तो इवन उसके स्कैन करके ऑफ द रिकॉर्ड रखे भी थे पेपर, कि पतना वो देखो कि वो उनका लिखने का इतना अच्छा तरीका रहता है। वो ये आ गई थी एक दीनानगर जो आपका कॉलेज है, मठ मठ कॉलेज उसको बोलते हैं। हाँ तो जी। वो बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी। फिर मैंने उसका वहाँ पे गया था, जब मैं कई बार वाइवा लेने जाता हूँ तो मैं उससे इंटरेक्ट भी किया था। तो उसको रियली में ही वाज हैविंग एक्स्ट्रा नॉलेज, उसके पास बड़ा नॉलेज था। मतलब क्वेश्चन का रिप्लाई बड़े हिसाब से देती थी, और वो उसका लिखने का भी जो पेपर का था,
कभी होगा तो मैं आपको वो भी शेयर करूंगा उसका, मतलब शुरू से लेके राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब जहाँ से उसने शुरू किया और एंड तक एक ही तरह से लिखती है वो, हैंड राइटिंग में कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी में नहीं लिखा हुआ, हर चीज़ को बड़ा एलेबोरेट वे में, जहाँ डायग्राम देनी है डायग्राम दी हुई। तो मैं भी उसको, उसके पेपर मेरे पास आ गया था चेक करने के लिए, तो मैं भी बड़ा हैरान हो गया था कि मेरे को ये नहीं लगता था कि मैं इसके नंबर कहाँ से डिडक्ट करूं, तो 10 में से 10 ही वो डिजर्व करती थी, लेकिन मैंने फिर भी 9 दे दिए कि चलो ऐसे कई बार क्वेश्चन ना हो जाए यूनिवर्सिटी से कि आपने में से 100 कैसे, 60 में से 60 कैसे दे दिए। तो ये चीज होती है, ये मेरे पास है उसका, जो जो क्लैरिटी है लिखने की, ठीक है ना, लिखने यस में सर। बड़ी होती है, क्योंकि आपको आ तो रहा है, लेकिन आपको प्रोड्यूस करना है, आपको लिखना है, जो भी लाइन लिखनी है वो बड़ी ठीक तरह से लिखनी है, और दूसरा कि पढ़ा जाए, ठीक है ना। अगर कई यस कई सर। ऐसे लिखते हैं कि मैं जो पेपर चेक करने वाला उससे पढ़ा ही नहीं जाता, अब वो बताओ अपना एनर्जी अगर वो आदमी वेस्ट करेगा तो वो इरिटेट हो जाता है कि इसको कुछ नहीं आता है, इसने ऐसे लिखा हुआ है, अगर आपने ठीक भी लिखा हुआ है तो वो आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो यस सर। हैंड राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग का मतलब ये होता है कि ठीक है वो जो बन गई हुई है आपकी हैंड राइटिंग, वो नहीं मैं क्वेश्चन करता, लेकिन आप तो वर्ड्स तो लिख ही सकते हो, अभी भी क्लियर लिखो उसको, टू दी पॉइंट ही लिखो, ये मैं बार बार बड़ी कहता हूँ। तो ये एक अटेम्प्ट करने का ना एक आर्ट होता है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये नहीं है कि जो आया उसको लिखते गए, जो नहीं आया उसको ना लिखा, चलो जी जितना आया उसको ही लिख दिया, ऐसे नहीं। और कभी भी अपनी मारनी, एग्रीकल्चर में ऐसे नहीं चलता कि हाँ जी मैं कई बार देखा कि स्टूडेंट बाहर आते हैं तो कहते हैं जी मैंने इतनी शीट्स भरी हैं, आप बताओ इसमें शीट्स क्या भरने वाला बात है। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस अगर ग्राउंड नट में पूछी हैं, तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में यही पूछा है कि आप का सीधा ही सोइंग टाइम से क्या, हाउ टू प्रिपेयर द फील्ड, अब उसमें 2 लाइनें आ जाती हैं, फिर सोइंग टाइम, अब सोइंग टाइम में क्या ज़्यादा लिखोगे, ठीक है ना। और फिर उसका यस सर। सोइंग मेथड, उसमें स्पेसिंग वगैरह क्या ये है। फिर उसमें आ जाता है कि आपका इरिगेशन का है, कि इरिगेशन फैसिलिटीज, जहाँ उसकी सीड की जो ट्रीटमेंट करनी है, सोइंग से पहले सीड ट्रीटमेंट होगी, सीड इनोकुलेशन होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में उसकी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होगी, वो भी टू दी पॉइंट ही है, कितना फर्टिलाइजर डालना, कब कब डालना है। और फिर ये आ जाता है आपका प्लांट प्रोटेक्शन, कि इसमें कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी इसमें इंसेक्ट्स हैं तो उसका कंट्रोल कैसे करना है, और फिर डिजीजेस कौन कौन सी और उसका कंट्रोल। तो यही है ना, हर एक चीज देखो उसके नंबर डिवाइड हुए हुए हैं, 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, दो दो ढाई ढाई नंबर का क्वेश्चन, वो एक एक टॉपिक होगा। तो हर एक चीज को वो करके फिर वो देखते हैं कि ये अगर आप ऐसे ही लिख रहे हैं तो वो कहेंगे ऐसे ही है, इसको पता नहीं है, सब में एक जैसी चीज लिख रहा है। तो हर एक की जो है अगर आपको पूछा जाता है तो जैसे अब क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, वो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस नहीं है। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस तो वही हैं जो आपने प्रैक्टिस अडॉप्ट करके उसकी यील्ड बढ़ानी है, ठीक है ना। वो एग्रोनॉमी वो ये भी जज कर जाता है कि इसको यही नहीं पता कि इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या है, वो वहां से शुरू आप कर दोगे, ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है, इसकी ये क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स ये है, सॉइल रिक्वायरमेंट्स ये है, इसकी वैरायटीज ये है, तो वो समझेगा कि ये तो वो बस ऐसे ही लिख रहा है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसको कभी यस भी सर। आप ज्यादा नहीं लिखना, जो भी है टू दी पॉइंट ही लिखना है, जो भी लिखना है। तो एक अच्छा इंप्रेशन बैठता है, और सामने वाला एकदम आपको 10 नंबर का क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं होता, 8 9 फिर वो बड़ी इजीली दे देगा आपको। लेकिन अगर आप ऐसे ही लिखोगे तो वो भी क्या, और फिर क्या है कि एक सीक्वेंस वाइज लिखो पेपर जो होता है ना। अब क्या क्या कई क्या करते हैं कि एक पार्ट शुरू करते हैं, अच्छा फिर दूसरा कि सबसे पहले जो बड़ी बात जो है मैं आपको बताऊं, कि क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है उसी को ही लिखना है, जो क्वेश्चन नंबर है, जैसे वहां पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है तो आपको पेपर में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखना है, और वहां पे अगर सेकंड है तो सेकंड लिखना है। अब आपने आप इस हिसाब से लिखना शुरू कर देते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो जो, क्योंकि उसको मार्क्स देने हैं, अब मार्क्स बाहर लिखने होते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के इसके इतने मार्क्स हैं, सेकंड, तो वो यही ढूंढता रहता है क्वेश्चन पेपर से कि इसने कौन सा पेपर, कई कई क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखते,
सीधा आंसर ही लिखना शुरू कर देते हैं। अब ये नहीं पता लगता कि ये किसका आंसर लिख रहा है, ठीक है ना। ये चीजें जो है बड़ी प्राइमरी चीजें हैं। ये नहीं तो वो उसको ये नहीं पता है, वो ढूंढेगा कि ये रिप्लाई तो लिख दिया है, ये रिप्लाई लिखा किस क्वेश्चन का है। आ रही ना मेरी बात समझे। तो ये बड़ी मतलब है, जो बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखा। फिर ये जो आपका ये रहता है 10 नंबर, जो 10 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 नंबर के, इसमें क्या कहते हैं, इसमें ABCD लिखा होता है जैसे। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने हिसाब से कोई ए लिख देता है, कोई बी लिख देता है, किसी को सी जो सीक्वेंस वहां पे है ABCD का वही लिखना है। अगर आप ए अटेम्प्ट कर रहे हो तो ए लिखना है, बी अटेम्प्ट कर रहे हो तो बी लिखना है, सी नहीं लिख देना अपने हिसाब से। तो वो क्योंकि नंबर देने होते हैं ना उसके बाहर उसको आंसर शीट में। तो ये है, तो इसलिए ये जब तक और दूसरा क्या है कि क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसमें 2 क्वेश्चन किए कि मतलब ए नंबर कर लिया, बी नंबर कर लिया और फिर छोड़ दिया उसको। फिर कोई और क्वेश्चन शुरू कर दिया, फिर उसको जाके बाद में फिर पता नहीं सी और डी लिख लिया, फिर बाद में उसको छोड़ दिया, फिर डी। तो मतलब आप स्पेस छोड़ के, मैंने तभी कहा है इसको कि आप लास्ट में लिखो, ठीक है ना। आई ना बात समझ, आ रही मेरी बात यस समझ आ सर। रही है जो मैं कह रहा हूँ ना। मैं आज आपको, क्योंकि आप दोनों ही हो तो इसलिए मैं आई एम गिविंग इन एलेबोरेट वे, जो मैं पेपर चेक करता हूँ, क्योंकि मैं पेपर चेक करता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना आपको अभी आप दे दिया, 1 साल आपका निकल गया है, तो आपको यू मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल दिस क्वेश्चन पेपर्स। तो ये है, ये एक सबसे पहली बड़ी बात ये है। और दूसरा ये है कि आप जितना भी आपका सिलेबस है उसको थॉरली पढ़ो, ये नहीं कि उसमें कुछ छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये है जो मैं कह कि ऐसे नहीं है कि ये जी ये छोड़ देता हूँ, ये नहीं आता, ये नहीं आता। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे अभी आपको प्रिपेयर करना है तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपको कई बार वैरायटीज नहीं याद होती, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात। यस सर। हाँ, मतलब जैसे मैं आपको मिक्स हो जाता है कि ये जो है इसकी कौन सी वैरायटीज हैं, ठीक है ना, और इसमें सीड रेट कितना है, फिर ये स्पेस टू स्पेस डिफरेंस होता है, इसका एक आप टेबल बना लो। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप बना सकते हो। क्रॉप्स लिख लो एक साइड में, और एक जितनी भी क्रॉप है, राइस, मेज, ठीक है ना, और ये सोयाबीन, ये जितनी भी हैं, और ऑयल सीड क्रॉप्स जो हैं इनका, फिर फॉडर क्रॉप्स। और एक तरफ क्रॉप्स लिख लो, फिर आप वो एक तरफ लिख लो उसका टेबल बनाओ कि वैरायटीज इसमें कौन कौन सी वैरायटीज है, ठीक है ना। जैसे कॉटन की वैरायटीज कौन सी है, राइस की क्रॉप वैरायटीज कौन, फिर उसका सोइंग टाइम कि किस किस टाइम में इसको बिजाई करते हैं, फिर उसका एक सीड रेट कि सीड रेट इसका क्या रहेगा, ठीक है ना। तो फिर इसका फर्टिलाइजर कि फर्टिलाइजर की इसकी क्या एक टेबल है, इसको कुछ भी नहीं है, आज ही जैसे आज बनाना चाहो तो आज ही बन जाएगा सारा टेबल, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजर लिख लो, फिर उसमें बाकी उसमें जैसे प्लांट प्रोटेक्शन का लिखना है तो मेन मेन आप इंसेक्ट्स लिख लो, और फिर आगे उसकी डिजीजेज जो है, मेन मेन डिजीजेज लिख लो। तो कुछ भी नहीं है, ये सारी आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये काफी जो मैंने अभी बताया तो पूरा ही आप इसी में से ही इसी को ही याद कर लो, ठीक है ना। तो आपका पूरे का पूरा आप एक तरह का जैसे इसको रट्टा ही लगा लो कि ये वैरायटीज है, ये है। क्योंकि आजकल ये अभी जैसे हम डिस्कस करेंगे, आजकल ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी वैरायटीज लिखो। आप 10 नंबर का क्वेश्चन यही डाल देंगे कि राइट डाउन दी वैरायटीज ऑफ कॉटन, फिर राइस, फिर मेज एंड देयर सोइंग टाइम एंड जिमोट्री, ऐसे कर देंगे। सोइंग टाइम एंड ज्योमेट्री ये लिखो, तो वो उसको बाइफरकेट कर देगा 4-4 नंबर में क्वेश्चन में, या 3-3 नंबर क्वेश्चन में 3 क्रॉप्स लिख के। तो अगर आपने देखो, अगर आप वैरायटीज पूरी लिखी हैं, सोइंग टाइम पूरा लिखा है, तो उसका स्पेस पूरा लिखा है, तो वो नंबर काट काट ही नहीं सकता, क्योंकि आपको 10 में से 10 ही दे देगा वो, ठीक है ना। एक मैथमेटिकली हो गया ना सारा वो, 10 में से 10 ही दे देगा वो यस सर। कहाँ से उसको डिडक्ट करेगा। थ्योरी पार्ट थोड़ा कोई इतना लिख रहे हो आप, वो हिस्ट्री थोड़ा लिख रहे हो, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये उसमें ऐसे ही नहीं यस सर। लिखना शुरू कर देना, इसका ये है, ये इसकी क्लाइमेट ये है, इसकी सॉइल ये है, ये उसको क्या मतलब उससे सॉइल क्लाइमेट। आपको तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि ये क्या है,
ठीक है ना। अब बहुत से लोगों को ना ज्योमेट्री नहीं समझ आती कि ज्योमेट्री क्या रहता है। ज्योमेट्री का मतलब इसमें भी है जो पेपर, ज्योमेट्री का मतलब होता है कि वो प्लांट टू प्लांट उसका स्पेस कितना और रो टू रो कितना, इसको ज्योमेट्री बोलते हैं। राइट, वो आया हुआ है ये आपके क्वेश्चन, राइट डाउन ज्योमेट्री ऑफ राइस का मतलब यही है कि जो राइस को ग्रो करना है तो उसमें प्लांट टू प्लांट स्पेस क्या है और रो टू रो क्या है। तो बस इतना ही लिखना है, तो आपको वो एक या दो नंबर वो मिल जाएंगे। तो ज्योमेट्री नहीं कई बार समझ आता, तो इसलिए। और फिर ये एक सीड इनॉकुलेशन होता है, और सीड इनॉकुलेशन नहीं समझ आता, सीड ट्रीटमेंट नहीं समझ आता, ये क्या होता है। फिर ये वो लिखेंगे कि वीडीसाइड, राइट डाउन दी वीडीसाइड फॉर दिस वीड। तो आपको वीडीसाइड ने आपको कुछ और वो और लिख दोगे कि आप समझ नहीं है। जहाँ हर्बिसाइड, हर्बिसाइड वीड्स को मारने के लिए होता है ना, वीडीसाइड या हर्बिसाइड, कई बार टर्म ही आ जाती है कि हर्बिसाइड क्या है, वीडीसाइड क्या है, और फिर ये इंसेक्टिसाइड क्या है, पेस्टिसाइड क्या है। तो ये टर्म्स पता, फिर ये फंजीसाइड क्या है, ठीक है ना, जो फंगस को मारने के लिए। तो ये टर्म्स हैं। फिर जैसे फर्टिलाइजर है, अब वो लिखेगा कि राइट डाउन अबाउट द फर्टिलाइजर एप्लीकेशन ऑफ राइस, है ना। तो आप क्या समझ जाओगे, आप सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर लिख दोगे, ठीक है, कि आप नाइट्रोजन इतनी डालनी है, फास्फोरस इतनी डालनी है, पोटाश इतनी डालनी है। लेकिन वो फर्टिलाइजर में तो सब कुछ आएगा ना, फार्म यार्ड मैन्योर भी है, कंपोस्ट भी है, ग्रीन मैन्योर भी है, अगर है उसमें तो आप लिखो। ठीक है, तो कई बार वो पूछ लेता है कि राइट डाउन द कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर कंट्रोल ऑफ वीड्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस सिर्फ। तो आप उसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस तो लिखोगे नहीं, आप हर्बिसाइड वीडीसाइड लिख दोगे कि इससे इसको मारना है। ठीक है ना। ऐसे इंसेक्टिसाइड का, अगर इंसेक्ट्स हैं तो वो पूछेगा कि राइट डाउन दी बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर दिस इंसेक्ट्स, तो आप केमिकल कंट्रोल लिख दोगे, जो आपको आता है केमिकल्स वाला, बायोलॉजिकल की तरफ ही नहीं जाओगे। ठीक है ना, ये समझ रहे हैं ना, ये बड़ी है, तो वो तो टोटल क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो मेरी आई काफ़ी, मैंने आपको एलेबोरेट वे में ये बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पेपर Yes. चेक करता हूँ ना, इससे ये आपको और नहीं कोई बता पाएगा। ठीक है ना, समझे ना मेरी बात है। क्यों, Yes, sir. हाँ, क्योंकि ये मैं आपको, क्योंकि पेपर मेरे को 5 साल हो गए हैं पेपर चेक करते हुए, पेपर मैं सेट भी करता हूँ, देखता हूँ, तब भी मैं ये कह रहा हूँ। अब बच्चे लिख के तो आ जाते हैं, अब जैसे आपके कईयों की एग्रोनॉमी की आई है, जहाँ की आती है, वो कहते हैं जी हम लिख के तो बहुत आए थे, तो लिख के तो आए हो, लिखने का मतलब ये नहीं होता जो पूछा है वही नहीं लिखा तो फिर लिखा गया। अब ढूंढ के थोड़ा उसने देखना कि आपने क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये एक तो चीज मैंने ये आज आपसे, आप सब होते हैं तो उनको बेनिफिट मिलता, फिर भी मैं चलो आगे रिपीट भी करूंगा। और फिर ये है कि मैं मतलब जो क्वेश्चंस अभी हमने, जो क्वेश्चन पेपर अभी आपके पास है वो वाला जो था हमने, मैंने भेजा है आपके व्हाट्सएप पे होगा, Yes, sir. है ना। उसमें आप एग्रोनॉमी का है, एक एक थोड़ा सा करके हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये एक आपका एक्स्ट्रा टाइम है, तो ये हम इसको लगाएं हमारा सिलेबस। और भी अब अगर कोई आपको और कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है आपके सिलेबस के कोई पर्टिकुलर टॉपिक की, तो वो मेरे को बता देना आप। ठीक है ना। अब देखो इसमें ये इसमें सेक्शन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, अब ये ऐसी टर्म्स जरूर डालेगा, ये नहीं है कि आपके सिलेबस से ही डालेगा वो। आपको ये मैं बताऊं, जो पहले वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, जो टर्म्स हैं, ये वो मान के चलता है कि आपने जैसे एग्रोनॉमी जो फर्स्ट जो पढ़ी है ना एग्रोनॉमी सिंपल, क्या उसका था जो उन्होंने पढ़ाई होगी आपकी, जो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी नहीं था, वो एग्रोनॉमी था ना सब्जेक्ट आपका। Yes, sir. तो Yes, वो sir. ये मान के चलता है कि आपको वो सब चीजें, प्राइमरी चीजें जो मूल चीजें हैं वो आपको आती हैं। ठीक है ना। तो वो वाले क्वेश्चन वो इसमें 2 नंबर में कई बार डाल देते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे इसी में लिखा टिल्थ, है ना। अब आपने टिलिस तो पढ़ा है, अब यहाँ लिख दिया उसने टिल्थ। और टिलिस को बता सकते हो कि क्या है, टिल्थ क्या होता है और टिलिस क्या होता है। बाकी आपको पता है ये टिलिस क्या है और टिल्थ, बड़े सिंपल वर्ड है ना ये, टिलिस और टिल्थ।
कुछ भी कुछ है 2 नंबर का है, एक लाइन में जब बात बन जाती है, इसमें कुछ भी नहीं है। सॉइल को प्रिपेयर करना। हाँ, सॉइल को प्रिपेयर करना वो टिलेज है, ठीक है ना। जब आप प्लॉ चलाते हो, जमीन की प्लॉइंग करते हो, तो आप टिलेज करते हो, टिलिंग करते हो, ठीक है ना। और फिर जब वो तैयार हो जाती है, ठीक है ना, जब आपने टिलिंग की, उसको तैयार कर दिया, प्रिपेयर करने अपना सोइंग के लिए, तो वो टिल्थ हो है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी सॉइल की, कि मतलब सॉइल में एरेशन है कि नहीं, सॉइल जो है वो सो करने के योग्य है कि नहीं है, उसमें सारा कुछ प्रॉपर है कि नहीं है, वो हो जाता है टिल्थ। दैट इज कॉल्ड द टिल्थ, मतलब वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। अब ये यही हो गया ना, आप वो पूछ रहा है टिल्थ, तो आप लिखाओगे टिलेज, ठीक है ना, तो वो बात नहीं बढ़ेगी, फिर 2 नंबर में 0 ही आएगा, वो नहीं देगा। मैं लेकिन मैं फिर भी दे देता हूँ कि चलो इसने लिखा है, मैं 1 नंबर, कई बार क्वेश्चन मैं 1 नंबर दे ही देता हूँ। अब देखो ये आगे नेक्स्ट है उसने क्रॉपिंग सिस्टम। अब जैसे कि आपके मेरे ख्याल इसमें सिलेबस में या कहीं नहीं है, ये क्रॉपिंग सिस्टम नहीं है ना कहीं भी। नो सर। हाँ, तो लेकिन क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पूछ लिया उसने। अब क्रॉपिंग सिस्टम से क्या है, कुछ है आइडिया आपको कि व्हाट इज क्रॉपिंग सिस्टम? क्रॉपिंग सिस्टम ये होता है कि जो हम क्रॉप्स एक फार्मर ग्रो करता है अपने फील्ड के अंदर, जैसे आपके धनेरा में या इधर में, जैसे अभी क्या लगाता है कि वो सर्दियों में वीट लगाता है, गर्मियों में मेज लगाता है, एक वो क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग पैटर्न अडॉप्ट किया फॉर द ईयर्स, कई सालों से वो चल रहा है। तो इसको बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम, उस एरिया का क्रॉपिंग सिस्टम ये है, उस फार्म का क्रॉपिंग सिस्टम ये है कि वो ये चीजें लगा रहा है, ठीक है ना। अब दूसरी जगह अच्छा। पंजाब में और कहीं चले जाएगा तो उनका क्रॉपिंग सिस्टम और होगा, राजस्थान का क्रॉपिंग सिस्टम और होगा, ऐसे ही तमिलनाडु का क्रॉपिंग सिस्टम और होगा। क्रॉपिंग सिस्टम मींस कि ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स इन सीक्वेंस इन इन नंबर ऑफ ईयर्स, कई साल जो क्रॉप्स लगाते रहते हैं उसको क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। आ जाता है गम। अब गम देखो कितना इट्स वेरी, आप कहेंगे ये एग्रोनॉमी के साथ इसका रिलेशन क्या है। गम तो समझते हो ना, गम क्या होती है? यस सर। है ना, गम का पता ही है, गूंद जिसको बोलते हो, गूंद लगाते हो। अब गम क्या है? गम एक्चुअली तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, ये यस सर। फार्म प्रोडक्ट है ना। गम इज द secretion, just sap from the plant, जहाँ ये from the ट्री। bark of the tree, ठीक है ना। यस दिस सर। इज द secretion और दिस इज द केमिकल, ये एक्चुअली एक केमिकल secretion होती है। इसको ऐसे लिखोगे तो वो उसका नंबर दे देगा। देन इज द हार्वेस्टिंग इंडेक्स। ये नहीं आपने, जो हमने प्रैक्टिकल किया है तो उसमें आया कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स आया था ना? इंडेक्स। नो सर। हार्वेस्टिंग इंडेक्स नहीं था। ये भी देखो एक नई चीज वो डाल गया, हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है कि जो आपकी यील्ड आती है, ठीक है ना, उसकी रेशियो है, आपने यील्ड कितनी ली, और बाद में जो यील्ड लेने के बाद जो जो जैसे आप राइस की यील्ड लेते हो, तो यस। राइस के यील्ड ले ली या गेहूं की यील्ड ले ली, और बाद में जो पराली बच गई, ठीक है ना, इन दोनों की यस। आपस में रेशियो है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स का मतलब है कि जैसे एक प्लांट है, मैं आपको बताऊं कि एक पर्टिकुलर एक प्लांट ले लो, वीट का एक प्लांट, तो वीट का प्लांट का टोटल जो उसका जब उसको मच्योर हो गई, जब वो मच्योर हो गया ना पूरा, उसको जब आपने हार्वेस्ट किया, तो आपने उसका वेट लिया, पूरा प्लांट का वेट लिया, और उसमें से जो ग्रेन जितने निकले, इसको कह लो आधा किलो निकले या 1 पाव निकले, और उसके बाद में जो बच गया, ठीक है ना, जो जैसे जिसको कहते हैं पराली बच गई, जहाँ जो वो उसके जो स्टेम्स होते हैं ड्राई, वो बच गए, तो उसका वेट लिया, और इन दोनों को जब डिवाइड किया तो इसकी जो रेशियो आई, वो दैट इज द हार्वेस्टिंग इंडेक्स। ओके सर। हाँ, तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स का आ गया ना। हार्वेस्टिंग इंडेक्स मींस सीधी सी बात है कि आपने हार्वेस्ट क्या किया प्लांट में से, अल्टीमेटली तो यस आपने सर। ग्रेन से ही मतलब है ना, आपका यील्ड से। यस सर। ये है हार्वेस्टिंग इंडेक्स। अब ये आपको बहुत से लोगों को नहीं पता, और जब कराया नहीं होगा तो नहीं पता होगा, लेकिन वो ऐसे टर्म्स डाल जाते हैं। देखो इसमें
कैसे है ये टिल्थ? आपको भी आप देखने में बड़ा इजी लग रहा है, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, आप में से नहीं लिख पाओगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है ना। आगे है आइए HCN, ये क्या है आपको पता है? Yes, sir. हाँ ये तो पता Sir, होगा क्या है। hydrogen cyanide. हाँ हाइड्रोसाइनाइड, साइनाइड। तो ये Yes. क्या है, ये इसलिए इसने यहाँ डाला है HCN। ये जो सॉर्गम होती है, जो आपकी चरी, जिसको पता नहीं आप चरी बोलते हैं ना, जो फॉडर देते हैं Yes, sir. Yes, इनको। fodder. तो ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे सॉर्गम को काटना पड़ता है फॉडर के लिए, Okay. ठीक Yes. है ना। अगर हम उसको नहीं काटते तो उसमें HCN प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब जो बड़ा पॉइजन होता है उसके लिए, एनिमल्स के लिए। अगर हम उसको बढ़ने दे, कई कहते हैं कि बढ़ने दो इसको, ज़्यादा चारा निकल आएगा, तो जो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद उसमें HCN प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो दैट इज हार्मफुल टू दी एनिमल्स, वो है Animal. HCN। Yes. ये सॉर्गम के साथ रिलेटेड है। देन Okay, sir. रेजोबियम, ठीक है ना। रेजोबियम तो आपने पढ़ा हुआ है, क्या है, व्हाट इज रेजोबियम? Sir. रेजोबियम, रेजोबियम क्या होता है, पता है आपको? डू यू नो रेजोबियम? कल्चर है ना ये, रेजोबियम Yes, sir. माइक्रोबियल कल्चर है, Sir, ठीक but है ना। जो इसके हम उसके साथ सीड, जैसे सीड इनकुलेशन में आता है, सीड को इनकुलेट करते हैं टू इंक्रीज द यील्ड, एक तरह का बायो फर्टिलाइजर है ये। रेजोबियम क्या है? बायो फर्टिलाइजर है ये। आपने पढ़ते ना, जैसे राइस में तो नहीं होगा, जैसे रेजोबियम कई जगह हम उसको जो सीड है उसको रेजोबियम का कल्चर लगाते हैं। ये माइक्रोबियल इसमें एक्टिविटीज होती हैं, और इसमें फिक्सेशन जो है नाइट्रोजन की फैसिलिटेट हो जाती है। तो दिस इज द बायो फर्टिलाइजर, रेजोबियम। आपको है ना कि राइजोबियम इज द कल्चर, इट इज बायो फर्टिलाइजर, दिस इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द ग्रेन यील्ड, ठीक है ना। ये अब ये नहीं पता आपको, देखो इसमें कितने क्वेश्चन हैं जो पता ही नहीं है। अब ये अगर आ भी जाता है तो यू कैन नॉट राइट। और नेक्स्ट इज लिंट, ठीक है ना। ये आपको पता होगा कि व्हाट इज लिंट, पता है ये लिंट क्या है? yes, sir. क्या, कहाँ, किसके, कौन सी, क्या है लिंट? आपने पढ़ी है ना, किसमें पढ़ा, किस क्रॉप में? अभी तो पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी आपको लिंट, डी लिंटिंग भी कराया था, कि राइट डाउन द डी लिंटिंग प्रोसेस इन कॉटन। का है ना, कॉटन के, जो कॉटन का सीड होता है, जब हम उसको बीजते हैं तो जो बिनोले होते हैं, जो इसको एनिमल्स को भी देते हैं, उसके ऊपर आप देखो एक छोटी छोटी लुई होती है, उसको फस भी कहते हैं, FUZZ, फस। ये कई बार फस भी आ गया हुआ वर्ड। तो वो उसको, उसके ऊपर जो छोटी छोटी रुई होती है उसको लिंट बोलते हैं, लिंट, LINT, लिंट। एक तरह कि ये रुई है। अब जो बड़ा बॉल होता है वो तो, उसको तो हम कॉटन बॉल देते हैं, लेकिन वो उसके जिनिंग करने के बाद, जो उसमें से सीड निकालने के बाद जो सीड बचता है, उसके ऊपर जो रह जाती है थोड़ी सी लिंट, वो है ये लिंट। अभी आपको था ना कि कॉटन का जो सीड है उसकी बिजाई करनी है, तो उसकी पहले डी लिंटिंग करनी है एसिड के साथ। ये पढ़ा था ना आपने Yes, sir. कॉटन में? तो ये वही वही है, ये डी लिंटिंग, ये यही आप ध्यान से सुन। जैसे ये अभी ये देखो आप, अगर आपको यही क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो आपका 0 नंबर आ जाएगा, ये पहले पहले क्वेश्चन में ही, ठीक है ना। आप मतलब उसमें लिख ही नहीं पाओगे। देन इज पडलिंग, ये तो पता है आपको, पडलिंग तो बड़ी मेन है। व्हाट इज पडलिंग? क्यों स्वाति, आप बताओ, पडलिंग क्या है? स्वाति, स्वाति सो गई है? स्वाति Sir. क्या, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही बिल्कुल ही। स्वाति बोलो ना। हाँ, माया पता नहीं कहाँ म्यूट करके चले। स्वाति, हेलो।
बोल ही नहीं रही इस बात तो ये देखो, ये पडलिंग पडलिंग चलो पार के आप ही पडलिंग है ना, किसमें आती है ये पडलिंग? पडलिंग आपने पढ़ा होगा ना, किस कौन सी क्रॉप में करते हैं पडलिंग? सर पडलिंग जैसे सर थिन मिक्सचर होता है सोइल और वाटर का। हाँ, सर थिन मिक्सचर होता है ना। नहीं, किस में करते हैं हम, कौन सी क्रॉप के अंदर करते हैं पडलिंग? कौन सी क्रॉप बीजने के लिए? राइस है ना, राइस को सर बीजने के लिए पडलिंग करते हैं ना। जैसे आपने पहले प्लॉ, जैसे जो ट्रेडिशनल मेथड है जो राइस लगाते हैं, पहले हमने फील्ड को प्लॉ करते हैं, फिर उसमें पानी डाल देते हैं, फिर वो जो प्लैंकर होता है पानी के अंदर प्लैंकर चलाते हैं, तो उस प्रोसेस को पडलिंग कहते हैं। एक पूरी सतह बना देते हैं ना मड की, फिर उसके यस। अंदर पडलिंग करने के बाद ही राइस लगाते हैं ना, जो पनीरी लगाते हैं। देखो, आपको बहुत सी चीजें तो पता ही नहीं है। तो आगे देसी कॉटन। अब देसी कॉटन का क्या है, क्या लिखोगे देसी कॉटन? आपने अमेरिकन कॉटन भी पढ़ी है, देसी कॉटन भी पढ़ी है, अब उसने सीधा देसी कॉटन ही पूछ लिया है। सर ठीक है ना? देसी कॉटन इज हाँ, देसी कॉटन के बारे में क्या लिखोगे? कोई आप देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन है देसी कॉटन। अब देसी कॉटन तो वही बोलेंगे ना कि जो आपकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज नहीं है, जिसमें जो हम ट्रेडिशनली ग्रो कर रहे हैं, द कॉटन विच इज ट्रेडिशनली ग्रोन इन द फील्ड, वो देसी कॉटन है। और इसकी जो यील्ड है वो बहुत कम यस। होती है। ठीक है ना? और इसका प्लांट जो है वो छोटा होता है, स्टंटेड होता है, और इसमें जो कॉटन निकलती है वो भी बहुत कम निकलती है। तो ये आजकल जो है देसी कॉटन इज नॉट ग्रोन इन, मतलब फार्मर इसको नहीं करता, डजंट ग्रो दिस देसी कॉटन। मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है देसी कॉटन। देसी कॉटन मीन्स कि जो पुरानी हमारी कॉटन जो हम ग्रो करते थे, लेकिन कई ग्रो करते हैं इसको, ये नहीं है कि इसको नहीं ग्रो करते। अमेरिकन कॉटन जो है उसमें जो है एक बहुत से इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे एक पिंक बॉल वॉर्म है। अब बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन में नहीं आती। अब बीटी कॉटन भी आ जाएगा आपको, कॉटन में बीटी कॉटन आ जाएगा कि व्हाट इज बीटी कॉटन। इसमें पढ़ा है ना बीटी कॉटन। बीटी कॉटन वो है जिसमें देर इज 100% गारंटी कि इसमें पिंक बॉल वॉर्म नहीं होगा, उसको जेनेटिकली इम्प्रूव किया हुआ है। जो उसका सीड है उसको जेनेटिकली इम्प्रूव करके कि मतलब इट इज अश्योर्ड कि देयर विल बी नो अटैक ऑफ द पिंक बॉल वॉर्म। लेकिन इसके बावजूद भी पिंक बॉल वॉर्म का अटैक होना शुरू हो गया है कई जगह पे, यस पीटी सर। कॉटन पे भी। और देसी कॉटन जो है वो इम्प्रूव्ड वैरायटीज नहीं है, दैट इज द ओल्ड वैरायटी जो हमारे लगाते थे। सो नेक्स्ट इज दी बेल्स, BALES, बेल्स। अब बेल्स क्या है? बेल्स भी आपने कहीं सुना, जब पढ़ा ये बेल्स क्या होती हैं? BALES, बेल्स। ये एक्चुअली कॉटन। इसने कॉटन से लिया है इसको, क्योंकि जब कॉटन की जिनिंग कर देते हैं, जब आप कॉटन प्लांट से कॉटन लेते हैं, उसके अंदर बिनोले भी होते हैं ना, सीड्स आर देयर। तो जब हम उसकी जिनिंग करके उसको सीड्स को सेपरेट कर देते हैं तो बाकी रुई बच जाएगी ना। जैसे ओनली कॉटन विल बी में, तो कॉटन बेल्स बना देते हैं, गट्ठे गोल गोल उसको। ठीक है ना? अब जैसे अभी आपका एक जो एग्जांपल दे देता हूँ, बेल्स क्या है कि एक बेलर होता है, BALER, बेलर एक मशीन का नाम है। बेलर जो है वो बेल्स बनाता है, जैसे आपका राइस का ही है। इसका जो हमने किया था ना उसने पैडी स्टाफ मैनेजमेंट, उसमें एक बेल्स भी बनाते हैं कि जो यस। पैडी स्टाफ बच जाता है, वो बेलर जो है उसको उसके गोल गोल उसको बना के वो छोड़ देता है, बड़े बड़े बेल्स। ठीक है ना? तो वो फिर ट्रांसपोर्टेशन में उसकी जो है इजी हो जाता है उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो ये कहते हैं बेल्स। आप एक चीज को वैसे उठाना और एक उसके बेल्स बना देना, दैट इज द इजी वे। ठीक है ना? ये है, ये आपका देखो, ये इतना बड़ा इसमें काफी ये मेरे को लगा कि इसमें आपको टर्म्स सारी एक दो ही आती होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखने का पेपर यही आ जाए पेपर, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट इट। और ये सबसे तभी एग्रोनॉमी में कईयों की आ जाती है सप्लीमेंट्री की, जो फर्स्ट क्वेश्चन ही कई बार उनको नहीं आता।
अब इसमें हम बस थोड़ी देर ही हम करेंगे, 5-7-10 मिनट। अब इसमें सेक्शन बी देखो, इसमें लिखा डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ नेपियर बाजरा। ठीक है ना, नेपियर बाजरा का मैंने आपको क्वेश्चन भी डाला था इसमें, एमएसटी में भी नेपियर बाजरा की मैंने इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस पूछी थी। वो तो मैंने आपको तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले ही नहीं, मैं सीधा ही आप अटेम्प्ट ही करो या लिखो जितना लिख सकते हो। डिस्कस, यहाँ उसने क्या पूछ लिया, देखो क्या पूछ लिया उसने। अब इसमें आप कुछ और ही लिखते जाओगे तो वो 0 ही नंबर दे देगा। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नेपियर बाजरा इन डेयरी कंपोनेंट। ठीक है ना, अब ये क्या पूछ लिया उसने, आप समझ आएगी आपको ये क्या पूछ लिया उसने क्वेश्चन में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है नेपियर बाजरा की इन डेयरी कंपोनेंट। ठीक है ना। फोटर के लिए, हाँ बाजरा फोटर के लिए पूछा होगा। हाँ, वो मतलब ये है कि वो यही कहना चाह रहा है कि आप ये जो नेपियर बाजरा है तो आपने यही लिखना है कि इट इज यूज एज ए फॉडर फॉर द डेयरी एनिमल्स। इट हैज 2 or 3 कटिंग्स, क्योंकि इसकी कटिंग्स 2 से 3 कटिंग्स है ना ज्यादा। Yes, एक बार आप इफ यू ग्रो वंस तो इट गिव्स 2 or 3 कटिंग्स, तो सफिशिएंट इसकी यील्ड होती है। एंड इट इज पैलेटेबल टू द एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं वो इसको बड़े खुश होके खाते हैं, और इट इंक्रीजेस द यील्ड मिल्क। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या है कि वो उसको पता चले कि नेपियर बाजरा जो है, नेपियर बाजरा वो बाजरा नहीं है, नेपियर बाजरा इज ए फॉडर। फिर आप इसमें लिख सकते हो कि हाउ इट इज ग्रोन, इसको कैसे ग्रो करते हो। ठीक है ना, इसको वंस इट इज ग्रो, इसकी रूट्स ग्रो करते हैं। तो मतलब 2-3 टर्म्स ऐसे लिखते हो। डेयरी कंपोनेंट मतलब यही है कि डेयरी में ये इसका क्या यूज है, ये है। और नेक्स्ट इज डिस्कस कल्चरल कंट्रोल ऑफ वीड्स इन मेज। ये देखो अभी, ये देखो उसने कैसे पूछ लिया कि डिस्कस द कल्चरल कंट्रोल ऑफ वीड्स इन मेज। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है कि मेज में वीड्स का कंट्रोल करना है, लेकिन केमिकल मेथड से नहीं करना, कल्चरल मेथड से करना है। तो आप कल्चरल मेथड है तो एक तो आपका कल्चरल मेथड यही है, मैकेनिकल मेथड जैसे आप होइंग करते हो। ठीक है ना। तो दूसरा है कि आप उसमें जो स्पेस है, जो मेज में स्पेस है जो बच जाता है, उसके अंदर आप कोई क्रॉप लगा सकते हो, यानी कोई पल्सिस क्रॉप लगा सकते हो, क्योंकि उसमें स्पेस काफ़ी होता है। तो यू यूज दैट स्पेस फॉर ग्रोइंग। तो आप वो स्पेस यूज करोगे तो उसमें वीड्स नहीं आएंगे, तो वीड्स विल नॉट बी देयर। और एक कल्चर मेथड ये भी होता है कि आप पहले उसको पानी दे दो फील्ड को, और लेट द वीड्स ग्रो, वीड्स को ग्रो करने दो, फिर वीड्स को उसको प्लो कर दो उसी के अंदर ही। तो ये भी एक कल्चरल मेथड है। ठीक है ना। तो आप देखो 2 या 3 लाइनें लिखनी है, आपको 5 के 5 नंबर मिल जाने हैं। लेकिन आप अगर लिखना शुरू कर दिया कि ये जी इसमें ये स्प्रे करो, ये वीड्स होते हैं, इसको ऐसे करना है, तो वो नहीं बनेगी। फिर देखो आगे लिखा है राइट ए शॉर्ट क्रॉप ज्योमेट्री। देख लो जो मैं कह रहा था कि क्रॉप ज्योमेट्री। अब क्रॉप ज्योमेट्री इन राइस में ये क्या छोटी सी चीज पूछ ली है प्लांट टू उसने, ये प्लांट और उसने प्लांट टू प्लांट और उसका वो, लेकिन हो सकता है कि वैरायटी टू वैरायटी उसका डिफरेंस अलग अलग हो। तो ये प्लांट ज्योमेट्री उसने पूछ ली। ठीक है ना। अब वो प्लांट यस ज्योमेट्री इन राइस का मतलब ये भी एक उसने पूछ लिया है कि ये रोड टू रोड डिस्टेंस तो रहेगा कि आपको पर हिल मतलब कि एक जगह जब आप उसको लगाते हो, क्योंकि ये 2 तरह की यस क्रॉप रहती है, एक डायरेक्ट सोइंग राइस है और एक वो है जो आपको ट्रांसप्लांटेड राइस लगाते हो। तो ये इसकी दोनों की अलग अलग लिखनी पड़ेगी। फिर है राइट 5 ईच, ये लिखा है राइट एंड 5 ईच ऑफ राइस एंड मेज बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम रिकमेंडेड। अभी इसमें राइस एंड मेज बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम रिकमेंडेड। अगर 5 ही क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि मतलब आपको आते ही नहीं होंगे कि फर्स्ट ही देखो कैसा है, सेकंड भी कैसा है, तीसरा भी कैसा है, फोर्थ भी है। राइट डाउन दी 5 ईच ऑफ राइस एंड मेज बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम रिकमेंडेड। तो मतलब ये है कि वो पंजाब में, ये पंजाब में भेजता है कि जो राइस सिस्टम कैसे, जैसे आप पहले राइस लगाते हो तो कई जगह राइस लगा के मेज लगा लेते हैं, फिर राइस लगा के पल्सेस भी लगाते हैं, राइस लगा के बीट भी लगाते हैं। ऐसे 5-5 देने हैं कि मतलब क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। यस और फिर ये लिखा है राइट 5 वीड्स ऑफ राइस एंड मेज क्रॉप्स, जो मैंने आपको कराए भी हैं प्रैक्टिकल में भी। और मैंने कहा भी था कि आप अटेंड कि राइस के 5 कौन से वीड्स हैं और मेज के 5 कौन से यस वीड्स, या मेज का इट सेट वगैरह है।
तो ये सब आप ऐसे इस तरह से आप देखो, सारा कैलकुलेटेड है। 5 उसके लिखने हैं, 5 उसके लिखने हैं, 10 नंबर है ना, और सॉरी 10 हो गए, और 5 नंबर का क्वेश्चन आधे आधे नंबर का है। अब अगर आप पूरे पूरे लिख दो तो आपको 5 में से 5 मिल जाएंगे। ऐसे अगर आप क्रॉस ज्योमेट्री लिख देते हो तो आपको 5 में से 5 मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इसको इस तरह से मतलब अटेम्प्ट करो। जैसे आप एक पैटर्न मैंने बताया कि आपको इस तरह से, आपको ऐसे नहीं है कि एक जैसे अभी मैंने एमएसटी डाला था तो सीधा ही आप उसको लिखना शुरू कर दो, तो दैट इज नॉट द वे। ठीक है, तो यही था जो मैं, अगर और कोई Yes. आपको, ये स्वाति तो पता नहीं क्या, इज नॉट ऑन द लाइन। तो ठीक है, ये मैंने आपको रिकॉर्ड भी कर दिया। मैं, आप इस पे देखते हो मेरे ये यूट्यूब पे? Yes, sir. हाँ, यूट्यूब पे मैं Yes. डालता हूँ ये सब। जैसे अभी मैं ये वाला भी आपका डाल दूंगा, अब जो पेपर डिस्कस किया था, आप उसमें भी देखा करो। Yes, sir. तो मेरे वो आप चैनल में देखते हो या कहाँ से देखते हो, यूट्यूब में? चैनल में सर। हाँ, तो चैनल में कैसे, हाउ डू यू सी, मेरे को नहीं पता कि आप सर कैसे, मतलब जैसे चैनल मेरा को नाम सब्सक्राइब डाल कर। के देखते हो या कैसे? नो सर, सर आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ ना, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो तो वो सर फिर आपको आए वो नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आ है। जाती होगी। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, जैसे मैं अभी ये डालूंगा तो आपको आ जाएगी मेरे ख्याल हाँ सर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन, यस सर। अच्छा, फिर आप देख लोगे। तो ये मैं अभी डाल देता हूँ उसमें, क्योंकि ये पेपर डिस्कस किया है ना, हाँ जी तो सर। अभी थोड़ी देर में डालूंगा। तो बाकियों को भी ये बोला करो कि वो देखें जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है इसको। यस सर। ठीक है, तो दैट विल बी बेनिफिशियल। तो ठीक है, ये आज का इतना ही है, क्योंकि और क्या नेक्स्ट में और डिस्कस करेंगे। बाकी आप बता देना एनीथिंग, जो कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी चीज़ में। यस सर। कोई टॉपिक्स हैं, बहुत एग्रोनॉमी इज नॉट एन